तमाम चुनौतियों को पार करते हुए चंद्रयान 3 का लैंडर चांद से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच चंद्रयान 3 की ओर से एक और खुशखबरी हासिल हुई है। चांद पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का स्वागत किया। दोनों के बीच दो तरफा संवाद स्थापित कर दिया गया है। ये जानकारी इसरो ने ट्वीट करके साझा की है। आपको बताएं कि साल 2019 में भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। यह आखिरी मोड़ तक सही गया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में गड़बड़ी की वजह से वो क्रैश हो गया था। लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पिछले 4 साल से चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और अपना काम कर रहा है। अब 4 साल के बाद जब विक्रम लैंडर फिर से चांद के पास पहुंचा है, तब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर एक्टिव हुआ है। रूस के लूना 25 मिशन की क्रैश लैंडिंग के बाद दुनिया की नजर अब भारत पर है। इस वक्त चांद के चारों ओर हमारा लैंडर विक्रम लगातार चक्कर काट रहा है और इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब वो चांद की सतह पर कदम रखेगा। लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यही वो पल है जब लैंडर विक्रम सूर्योदय होने के साथ चांद की सतह से अंधेरा छटने के बाद चमचमाते चांद पर सफलतापूर्वक कदम रखेगा। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये समझने के लिए हैं कि उस पल कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। यानी लाख चुनौतियां हों, लेकिन ये चंद्रयान 3 है जो हर मुश्किल को पार कर अपनी मंजिल पर हर हाल में पहुंचेगा, क्योंकि लैंडर विक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है। आज भी चंद्रयान 3 चांद की नायाब तस्वीरें भेजी है। जाहिर है विक्रम और प्रज्ञान पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई है, खासकर तब जब रूस का मिशन लूना 25 उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। यही नहीं, चंद्रयान 2 से भी सीखते हुए इसरो ने इस मिशन को 100% सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। फिर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। इसरो के मुताबिक चांद के करीब पहुंचना इस मिशन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आखिरी के 15 मिनट के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 15 मिनट होंगे जब रोवर और लैंडर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षा और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे। यानी लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ एक कार्यक्रम में पिछले दिनों पहले ही भरोसा दे चुके हैं कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2020 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही उसके सभी सेंसर और 2 इंजन काम करना बंद कर दें। विक्रम के कंधे पर सवार होकर चांद की धरती पर उतरने वाला रोवर प्रज्ञान भी अपने मिशन को शुरू करने के लिए पूरी तरह फिट दिख रहा है। इसके लिए इसरो ने कंट्रोल रूम से एक-एक बारीकी पर काम करना पहले ही शुरू कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि चंद्रमा पर लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के 2 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर चांद की सतह पर टहलेगा। यहाँ न तो कोई जीपीएस होता है, न ही कोई और बड़ी मदद। भारत चांद पर कदम रखने के साथ ही नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने आज टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को सौंपी गई है। हार्दिक पांड्या टीम के उप कप्तान होंगे। विकेटकीपर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया में वापसी हुई है। वहीं स्पिनर यजुवेंद्र चहल को टीम में जगह नहीं मिल पाई। वर्ल्ड कप से ठीक पहले बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी का बड़ा इम्तिहान था। नई सिलेक्शन कमेटी ने पहली परीक्षा में बड़ी चूक कर दी। अगस्त के आखिर में शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इस ऐलान के दौरान बीसीसीआई ने
एक ऐसी गलती कर दी जो अक्टूबर में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के लिए भारी पड़ सकती है। एशिया कप के लिए 17 सदस्यों वाली जो टीम इंडिया चुनी गई है, उनमें एक नाम है क्रिकेटर केएल राहुल का भी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नाम में क्या ट्विस्ट है। दरअसल केएल राहुल अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। खुद इस बात का खुलासा मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने किया। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से सवाल पूछा कि केएल राहुल अभी भी फिट नहीं है तो उनका चयन क्यों किया गया। इस पर अजीत अगरकर ने जो जवाब दिया वो बेहद हैरान करने वाला था। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर जब आप उस सिलेक्शन कमेटी में थे तो लेकर सबके क्या थी? दोनों का लॉन्ग टर्म sort of serious injuries. I think Shreyas is been declared completely fit. I think Rahul का last कुछ दिनों में not his original injury but there is a niggle that उनको है. That's why Sanju is at the moment traveling. But the physios, I'm sure you all will get a report at some stage. He's expected to. We are all expecting him to be fit. If not at the start of the Asia Cup, maybe the second or third game. बीसीसीआई के चयनकर्ता कह रहे हैं कि केएल राहुल फिट नहीं है। अजीत अगरकर को उम्मीद है कि राहुल अगर पहले मैच में नहीं खेले तो दूसरे या तीसरे मैच में खेल ही लेंगे। मतलब एशिया कप को लेकर बीसीसीआई की गंभीरता कम दिख रही है। केएल राहुल को अभी तक बताया गया खुद चीफ सिलेक्टर की तरफ से कि वो 100% फिट नहीं है। जब जी न्यूज़ ने उनसे सवाल पूछा दोनों के फिटनेस को लेकर तो श्रेयस अय्यर के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए कि वो 100% फिट है, लेकिन केएल राहुल को अभी एक निगल है, यानी वो लेकिन उनके जवाब में था। और यही लेकिन जो है वो टीम इंडिया के फैंस के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है अगर वो फिट नहीं होते हैं एशिया कप में। प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में व्यापारी हड़ताल पर हैं। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के विरोध में व्यापारियों ने कामकाज ठप करा हुआ है। इस हड़ताल पर क्या क्या हो रहा है, क्या इसके असर हो रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता योगेश खरे की आप ये रिपोर्ट देखें। भारत ही नहीं कई देशों को प्याज की आपूर्ति करने वाला नासिक जिला हड़कंप में है केंद्र सरकार की निर्यात पॉलिसी की वजह से। फ्राइडे के दिन केंद्र सरकार ने प्याज की निर्यात पर 40% ड्यूटी का आदेश निकाला, जिसकी वजह से पूरे नासिक जिले में कर्फ्यू जैसी परिस्थिति है। आप देख सकते हैं यह है लासलगांव बाजार समिति, जहां पर प्याज की सबसे बड़ी खरीद फरोख्त होती है। हर रोज करोड़ों क्विंटल प्याज जो है वो यहाँ पे खरीदी जाती है और पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। लेकिन आज से व्यापारियों ने पूरी तरह से प्याज की ट्रेडिंग बंद कर दी है, जिसकी वजह से आज पूरा मार्केट सूना सूना आपको दिखाई दे रहा है। इस मार्केट में करीबन 600 से 700 गाड़ियाँ रोज ट्रक, टेम्पो और छोटी छोटी बैलगाड़ियों से लाया जाता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट जो है वो सूना सूना पड़ा हुआ है। किसानों का जो भवन सामने दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक भी किसान यहाँ पर नहीं है। किसानों का सपना होता है कि हर साल वो प्याज उगाए और उसे संभालने के बाद जब बारिश के दिन आए तब उसे प्याज के कुछ भाव महंगे मिलते हैं, यानी 2 पैसे उसके हाथ आते हैं। और दिवाली जो होती है, दिवाली पूरी तरह से इस प्याज पर डिपेंड होती है। लेकिन केंद्र सरकार के इस निर्यात की धोरण की वजह से आज नासिक जिले में किसानों का सपना जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट बबन के साथ योगेश खरे, जी मीडिया, लासलगांव, नासिक। प्याज की कीमतें सरकार को भी परेशान करती हैं। कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए सरकार ने 25 रुपए प्रति किलो की रियायती दरों पर प्याज बेचने का फैसला किया है। यह बिक्री सरकारी संगठन नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनसीसीएफ के जरिए की जाएगी। एनसीसीएफ के चेयरमैन विशाल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में फेडरेशन ऑनलाइन और स्टोर्स के जरिए प्याज बेचेगी। टमाटर के रास्ते में प्याज चल पड़ा था। टमाटर के दाम के बाद अब प्याज के दाम भी बढ़ने लगे थे। सरकार ने एक इंटरवेंशन किया है। आज से सरकार 25 रुपये प्रति किलो एनसीसीएफ के और नेफेड के जरिए प्याज देश के भर के बाज़ारों में बेचेगी। हमारे साथ हैं एनसीसीएफ के चेयरमैन विशाल सिंह। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि आज से शुरुआत हुई है, क्या दिल्ली में ही शुरुआत है या बाकी जगहों पर भी है? अभी तो हम दिल्ली में शुरुआत कर रहे हैं, बट आने वाले समय में हम पूरे देश के अंदर प्याज की बिक्री करेंगे। आज जिन जगहों पे प्याज की बिक्री है वो कौन कौन सी जगह हैं? क्या सिर्फ मोबाइल वैन्स हैं या फिर जो
स्टोर्स हैं उनसे भी कोई आपकी बातचीत चल रही है? हम अभी मोबाइल वैन से दिल्ली के 10 विभिन्न इलाकों में हमने आज सेल पॉइंट शुरू कर दिया है और हम बाकी मतलब लोगों से भी बात कर रहे हैं। हमें और मोबाइल पॉइंट, हम और सेंटर्स बढ़ाएंगे, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नया चैनल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा टमाटर के जब बिक्री कर रहे थे तो हमने ऑनलाइन सेल भी शुरू किया है, तो हम ऑनलाइन सेल भी हम प्याज की भी करेंगे। दिल्ली की बात होगी, अगर देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो उनके लिए किस तरह की प्लानिंग है? वहाँ पे लोगों को कब से उपलब्ध हो जाएगा ये? देखिए, भारत सरकार प्राइसेस मॉनिटर कर रही है और जैसे जैसे इंटरवेंशन सरकार को लगेगा कि इंटरवीन करने की आवश्यकता है, हमें सेल्स के ऑर्डर्स आएंगे, हम सेल करना शुरू कर देंगे। हमें सिर्फ 1.5 से 2 दिन का समय चाहिए पूरे देश भर के अंदर सेल शुरू कराने के लिए और हमें डायरेक्शन ये है कि पूरे देश के अंदर काम शुरू करना है। हमारा ऑफिस सारी चीज़ें लाइनअप करवा रहा है, हम बस ऑर्डर्स की वेट कर रहे हैं। आई बिलीव सब जगह शुरू हो ही जाएगा। पिछले साल ये हुआ था कि नेफेड अकेले ये काम कर रही थी और उन्होंने 3 लाख मीट्रिक टन पिछले साल खरीदा था। सेल सितंबर के महीने में शुरू हुई थी, पर आप देख रहे हैं कि हम अगस्त में हैं और सेल अभी ही शुरू कर चुके हैं हम लोग। किसानों के आत्मनिर्भर बनने में फिलहाल क्या चुनौतियां हैं? किसान कैसे कम लागत में खेती कर सकते हैं? किसानों को बेहतर भाव दिलाने के लिए किसानों की फसल की अच्छी देखभाल में वेयर हाउस की क्या भूमिका हो सकती है? इसी पर जी बिजनेस और स्टार एग्री शुरू कर रहे हैं खास सीरीज आत्मनिर्भर किसान। और आत्मनिर्भर किसान की पहली सीरीज लेकर हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र के अकोला में, जहां हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा। इनसे हम समझेंगे खेती और उसकी मार्केटिंग की बारीकियां। तो जुड़िए हमारे साथ 25 अगस्त को अकोला में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ZB लिखकर स्पेस देकर अपना नाम लिखें और फिर स्पेस के साथ शहर का नाम लिखकर 57575 इस पर SMS करते हैं। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। और आज की कवर स्टोरी सीधे आपके सपनों से जुड़ी हुई। आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे है, यानी ऐसे युवाओं का दिन जिन्होंने खुद के दम पर जिंदगी में बड़ा मकाम हासिल किया। कुछ करने की चाहत रखते हैं, कुछ कर गुजरने के सपने हैं और कुछ करने और कुछ नया सोचने का हौसला ही इस दिन को और खास बना देता है। युवा एंटरप्रेन्योर्स के चलते भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में सबसे चमकता हुआ सितारा बन चुका है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पिछले 9 सालों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या में 300 गुना तक की बढ़ोतरी हुई। साल 2014 से पहले भारत में सिर्फ 350 स्टार्टअप्स थे और जिनकी संख्या अब 90,000 के पार हो चुकी है। भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। पिछले साल 1300 से ज्यादा सक्रिय टेक स्टार्टअप्स जोड़े गए और इससे सक्रिय टेक स्टार्टअप्स की कुल संख्या 25,000 से बढ़कर 27,000 हो गई है। भारत ने 2022 में 23 यूनिकॉर्न्स भी जोड़े हैं। ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। फिलहाल कितनी संख्या है ये भी सुनिए। देश में अब यूनिकॉर्न्स की संख्या 107 के आंकड़े तक पहुंच गई है। एक यूनिकॉर्न कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का होता है। इसमें यूनिकॉर्न का कुल वैल्यूएशन अभी जो है, अगर आप देखेंगे पूरे यूनिकॉर्न का कुल वैल्यूएशन $30 अरब यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कुल यूनिकॉर्न जितने हैं इनमें से 44 पिछले साल में बने हैं और इतना ही नहीं, इस साल 3-4 महीनों में 14 और यूनिकॉर्न्स बन गए। देश में ही 18% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला संस्थापक या सह संस्थापक है और कम से कम 36 यूनिकॉर्न्स में कम से कम एक महिला फाउंडर या को फाउंडर है। यही नहीं, हमारे करीब आधे स्टार्टअप्स हमारे टियर 2, टियर 3 शहरों से हैं, यानी छोटे और मध्यम शहरों के युवा, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, अपनी सोच की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत, अपने सपनों की बदौलत खुद का काम कर रहे हैं। लेकिन खुद का काम अब इतना आसान भी नहीं है। आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो हमारे सामने सफलता के प्रतिमान के रूप में स्थापित हैं, लेकिन कई सैकड़ों कहानियां ऐसी भी हैं जिन्हें सफलता नहीं मिली। अक्सर हम चकाचौंध में सिर्फ उन चेहरों को याद रखते हैं जो चमक रहे होते हैं फलक पर अपनी सफलता से, लेकिन उन लोगों की कहानियां संभवतः नहीं आ पाती बाहर, जो स्टार्टअप्स पूरी मेहनत शिद्दत से करना तो चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं किन्हीं वजहों से वो कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल स्टार्टअप में आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है कि हमें सक्सेस स्टोरी से ज्यादा
जो फेलियर स्टोरीज हैं, जो अनसक्सेसफुल स्टोरीज हैं, उनको मद्देनजर रखना चाहिए ताकि ये पता चल पाए कि गलतियां किस तरह की हो जाती हैं, गलतियां किस रूप में सामने आती हैं और उन गलतियों को सीखकर आगे बढ़ा जाए। इस पर बातचीत करने के लिए बड़ा खास दिन है आज एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सपने देखने वाले लोगों के लिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर रितेश मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं इनोवेट के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मलिक आपका हमारे शो पर। बड़े जोश से भर देते हैं ये शब्द, मैं जब भी स्टार्टअप्स से जुड़े हुए लोगों से पूछता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे शब्द उनके भी सुनने को मिलते हैं। मैं बूट स्ट्रैपिंग, B2B, B2C, बर्न रेट, चर्न रेट, तरह तरह की चीज़ें। कामयाबी के ये शब्द उन्हें आगे बढ़ने में मदद तो करते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा माहौल आप किस तरह का देख रहे हैं? क्या देश में जो बैकअप चाहिए था गवर्नमेंट का, ये जो माइंडसेट चाहिए था स्टार्टअप के लिए, वो बना हुआ है? इस वक्त का आकलन आपका क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया को लेकर सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे उन नौजवानों को, उन लोगों को जो पैशन के साथ अपने बिजनेसेस या अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, चाहे वो एक छोटा सा प्रोडक्ट हो या चाहे वो एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हो जो स्केलेबल हो, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जी बिजनेस के माध्यम से। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर्स उस हर श्रेणी के जो लोग हैं जो अपना काम करते हैं, वो सब लोगों का कोई ना कोई इंपैक्ट होता है। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही एंटरप्रेन्योर उस देश को इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा दिन है और इस दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये नया भारत है जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, जो हमारे, और मैं एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ ये जो आपने यूनिकॉर्न्स कहे वो नहीं है। एंटरप्रेन्योर वो 6.3 करोड़ MSMEs हैं। एंटरप्रेन्योर वो लोग हैं जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस रन कर रहे हैं, जिनकी वजह से 11.5 करोड़ नौकरियां, 30 से 32% नौकरियां हमारे हिंदुस्तान में उत्पाद हो रही हैं। तो जैसे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को यूनिकॉर्न से जोड़ते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे मुल्क की, वो आती है MSME। तो मुझे लगता है हमें उन सब लोगों को, उन सब महिलाओं को आज सेलिब्रेट करना चाहिए जो गांव में, जो हमारे 7 लाख गांव है वहां पे, जो हमारे टायर 3, 4, 5, जो हमारी छोटी छोटी टाउन्स और सिटीज हैं वहां पे, चाहे वो छोटे पापड़ जैसे प्रोडक्ट, चाहे वो अचार बना रहे हो, उनको हमें ये बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और वो एक ऐसा वर्क है जो अभी तक बहुत ज्यादा हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते इन यूनिकॉर्न्स की वजह से। और जहां तक फॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, देखिए ये हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में पिछले 9 साल में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत गति मिली है। हम कहाँ सिर्फ 300 स्टार्टअप से चालू हुए थे, आज 99,153 स्टार्टअप DIPP के साथ रजिस्टर्ड हैं और मुझे लगता है कि आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 से 1.5 दशक में हुआ है। तो मुझे लगता है पास्ट बहुत अच्छा था, फ्यूचर उससे भी अच्छा होगा और आने वाले समय में एंटरप्रेन्योरशिप हम जब तक एजुकेशन में नहीं लेके आएंगे, जब तक फॉर्मल एजुकेशन में हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं लेके आएंगे, तब तक एंटरप्रेन्योरशिप बच्चा नहीं जान पाएगा। और हर इंसान को एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले समय में नौकरियां मिलना मुश्किल होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है देश की डेवलपमेंट के लिए। रितेश जी, आप बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ जुड़े रहे हैं, आप अब एक इन्वेस्टर के तौर पर भी और खुद एक स्टार्टअप करने वाले के तौर पर भी। आज भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई अपना काम करना चाहता है, अगर वो आज सोचे कि वो अपना काम करेगा, लोगों की अंडर में नौकरी नहीं करेगा, बल्कि अपने स्टार्टअप्स के जरिए लोगों को नौकरी देगा, लेकिन बार बार जब हमारी बातचीत होती है वो प्रश्न चिन्ह अभी हटे नहीं है। बहुत सारे जानकार कहते हैं कि बहुत रिवोल्यूशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, सोच बड़ी शानदार है, आगे बढ़ रहे हैं हम, लेकिन रेगुलरिटी, एम्बिग्विटीज अभी भी हैं। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप है, उसमें टैक्सेशन आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, नए लॉस के साथ आपको डील करना होता है। कौन सी चुनौतियां हैं अगर आज कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है,
वो कौन सी चुनौतियां अभी फेस कर रहा है सर, आपका एक्सपीरियंस? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये दुनिया का सबसे ज्यादा नया स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अगर हम अपने आप को सिलिकॉन वैली से कंपेयर करें तो अभी हम बहुत ही ज्यादा अर्ली फेज में हैं। सिलिकॉन वैली की शुरुआत अगर हम देखें तो आज से 40-50 साल पहले हुई थी हमारे यहाँ पे। और हमारा जो देश है उसकी जो निटिग्रिटीज है वो भी बहुत ज्यादा फर्क है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर पहला इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल के ऊपर आता है। तो मुझे लगता है हमारे कंज्यूमर्स अलग हैं, हमारे इन्वेस्टर्स का सोच अलग है, हमारे देश की जो पूरी की पूरी जो वो व्यवस्था है उसकी सोच अलग है। तो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा सकारात्मक हूँ। वाकई में अगर हम टैक्सेशन की बात करें, जीएसटी लॉस की बात करें, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 से 6 साल में हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो और बेहतर होगा। जो पहले आज से अगर आप देखिए आज से 9-10 साल पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस सरकार की वजह से काफी बेहतर हुआ है और आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है फिर भी 3-4 ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर अभी सरकार काम कर रही है और उसमें मुझे लगता है डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी आने वाला है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम अपनी इंटरनेट सोवरेनिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये सब कंपनीज इंडिया में आए, अपना हमारे हिंदुस्तानियों का डेटा लेके बाहर जाएं और उसको बेचें। तो हमें लगता है ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा काम होना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भारतीय एंटरप्रेन्योर है वो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले और वो अपने प्रोडक्ट्स ना बना पाए क्योंकि उसके पास इतना पैसा बर्न करने की क्षमता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि आने वाला समय और बेहतर होगा। पिछले 9 सालों में हमने काफी ज्यादा रेड टेपिज्म को हटते हुए देखा है और फिर भी कुछ इश्यूज हैं जैसे 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पे, ऐसे छोटे छोटे फोकस्ड इश्यूज हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है और देर सवेर काम होके ये वाली और ज्यादा सहूलियत आएगी। मुझे अभी भी लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे हमें काम करना है वो ये है कि हमें जितना हो सके एंटरप्रेन्योरशिप को एजुकेशन फ्रेमवर्क में, फॉर्मल एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करना है क्योंकि आने वाला समय काफी ज्यादा डरावना समय है। अगर आप देखेंगे एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कहा। रितेश जी एक चीज हमें बताइए, आज अब कोई अगर अपना कोई नया काम शुरू करना चाहता है जिसे स्टार्टअप का नाम दिया जाता है, अब उसमें बड़े प्रचलित शब्द 2-4 आ जाते हैं, फंडिंग, वैल्यूएशन, पिच डेक्स। क्या इतना इंपॉर्टेंट होता है ये फंडिंग, ये वैल्यूएशन? अगर आपको अपने किसी सोच को साकार करना है तो ये सारे शब्दों का मकड़जाल क्या जरूरी है या वो अपने सेविंग से कुछ शुरू कर सकता है? देखिए मैं सबको ये कहता हूं, मुझे बहुत लोग मिलते हैं, हम कोवर्किंग चलाते हैं तो बहुत लोग मिलते हैं कि अपना बिजनेस चालू करने का सबसे बेहतर समय कौन सा है। मैं हमेशा कहता हूं सबसे बेहतर समय, अगर आपके पास प्रोडक्ट का एक आइडिया है, पैशन है, तो सबसे अच्छा समय कल था और जो दूसरा सबसे अच्छा समय है वो आज है, अभी है। मुझे लगता है ये जो फंडिंग है ये अच्छे शब्द हैं, फंडिंग, वैल्यूएशंस, वेंचर कैपिटल, ये आप सीख जाएंगे अगर आपके पास एक दृढ़ निश्चय है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो आपको, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप पैशन है, तो आप चालू कीजिए। 99% ऑफ बिजनेस आइडियाज को बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। आज की दुनिया में जहां ऐप बनाना बहुत सस्ता हो गया है, वेबसाइट बनाना बहुत सस्ता हो गया है, इतने सारे DIY प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चैट जीपीटी की मदद से आप इतने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आज कोई कह रहा है कि नहीं मैं इसलिए चालू नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को फंडिंग, वैल्यूएशन का आइडिया नहीं है, तो वो मुझे लगता है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिजनेस चाहे आप कितना ही टेक्नोलॉजी ले आइए, बिजनेस का रूल बहुत सिंपल है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसके लिए लोग आपको पैसा देना चाहें, जिसके लिए लोग आपके प्रोडक्ट के ऊपर बार आना चाहें और जिसके लिए लोग अपने और जानने वालों को लेके आए कि क्या प्रोडक्ट है ये। तो मुझे लगता है ये बहुत बेसिक है और यही फिलॉसफी जिसको हम वैल्यू क्रिएशन की फिलॉसफी बोलते हैं, ये 1000 साल पहले भी वही थी, 1000 साल बाद भी वही होगी। अब ये जो वर्ड्स हैं ये साइंटिफिक वर्ड्स है, देखिए मैं तो डॉक्टर हूं, मेरी बिजनेस की नॉलेज लिमिटेड है, बट ये भी धीमे धीमे आप सीख जाते हैं जब आप बिजनेस में आते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप पूरी दुनिया में घूमते हैं, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जो ऑनगोइंग स्टार्टअप्स हैं और इनफैक्ट जो आने वाले स्टार्टअप्स भी हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। अभी इन्वेस्टमेंट का क्या सिनारियो क्या है? हम देख रहे हैं बहुत अनसर्टेनिटी अभी भी है, फाइनेंशियल सेक्टर में टर्मोइल अभी भी जारी है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है अभी भी, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इसका ऑनगोइंग इफेक्ट अभी भी जारी है।
फोरकास्ट भी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के कम हुए हैं। आईएमएफ ने भी कम किया था, 2022 का 3.5% के आसपास था, 2.8% कर दिया उसको 2023 में। तो कहा यह जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स के डोर बंद हो रहे हैं, फंडिंग के डोर्स बंद हो रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए चुनौतियां आएंगी। अभी आपका असेसमेंट क्या है पूरी दुनिया में घूमने के बाद? अभी इस समय क्या आउटलुक है फंडिंग का, इन्वेस्टमेंट का? देखिए, स्टार्टअप्स बहुत सारी साइकिल से गुजरता है। हम अगर पिछले 3 साल में देखें, कोविड की वजह से डिजिटल अडॉप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी और कैपिटल अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा सस्ते दामों पे आपको है ना कैपिटल मिल रहा था। उसकी वजह से स्टार्टअप के पास बहुत ज्यादा कैपिटल आ गया था और ओवर वैल्यूएशन होना चालू हो गया था। आज भी मैं आपको ये कहूंगा, पूरी दुनिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो, अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें, मेजॉरिटी स्टार्टअप्स आज भी अपना कैपिटल बर्न कर रहे हैं। तो देखिए, बिजनेस का एक पर्पस है, आप कुछ सालों के लिए कैपिटल बर्न करें वो समझ में आता है, लेकिन अगर आप पता नहीं दशकों से कैपिटल बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल मॉडल में कोई ना कोई तकनीकी खराबी है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया और ये अच्छा समय है, ये सब स्टार्टअप्स को समझ में आ गया, फ्री कैश फ्लो इज किंग, प्रॉफिट किंग है। और अगर आप चाहे टेक्नोलॉजी का काम करें चाहे नॉन टेक का काम करें, प्रॉफिट निकालना हर एंटरप्रेन्योर का मूल्य अधिकार रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी उद्योगपति को। तो मुझे लगता है ये अच्छी चीज है। इसकी इस कंस्ट्रिक्शन, इस ये जो फंडिंग की कंस्ट्रिक्शन है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टार्टअप्स रन कर रहे थे, उनको तो तकलीफ आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स जो अच्छे मॉडल पे काम कर रहे थे वो प्रॉफिट की तरफ फोकस कर रहे हैं। और मेरा अनुमान यह है, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जितने हमारे नेगेटिव यूनिकॉर्न्स हैं जो बहुत ज्यादा नेगेटिव बर्न कर रहे हैं, वो धीमे धीमे पॉजिटिव आने लगेंगे। बिकॉज यानी कि ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी है, ये बिल्कुल ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि क्या ऑर्गेनिक है और क्या नहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये तय हो पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रितेश मलिक, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण दिन पर महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी सड़क सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आज के समय में आप कोई वाहन खरीदते हैं तो उसमें ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्टिंग रेटिंग होती है। एनकैप यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसके तहत गाड़ियों को रेटिंग दी जाती है। लंबे समय से ये बहस होती रही है कि जो एनकैप क्रैश टेस्टिंग होती है वो भारतीय सड़कों के लिहाज से नहीं होती है, वो भारतीय वातावरण के लिहाज से नहीं होती है। ऐसे में कार की क्रैश टेस्टिंग अगर भारत में ही की जाए, भारतीय वातावरण के हिसाब से की जाए, मानकों के हिसाब से की जाए, तो सुरक्षा के लिहाज से ये बेहतर होगा। आखिर अब ये वक्त आ गया है जब गाड़ियों को स्वदेशी रेटिंग दी जाए ताकि वाहन खरीदार रेटिंग के हिसाब से गाड़ियां चुन सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार यानी कि 22 अगस्त को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली और बेची जाने वाली कारों को उनके क्रैश रिपोर्ट्स के आधार पर सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी। इस नए प्रोग्राम के तहत 3.5 टन तक वजन वाले वाहनों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट असेसमेंट प्रोग्राम के तहत वाहन बनाने वाली कंपनियां स्वेच्छा से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यानी कि AIS 197 के अनुसार अपने वाहनों की टेस्टिंग के लिए वो आगे आ सकते हैं। इस टेस्टिंग में वाहन के प्रदर्शन के आधार पर एडल्ट जो यात्री होते हैं और साथ ही साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स जो हैं उनके लिए स्टार रेटिंग्स दी जाएगी। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत वाहनों की क्रैश टेस्टिंग के बाद उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 0 to 5 रेटिंग दी जाएगी, जैसा कि आप अब तक ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में देखते आए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने देश में कारों का क्रैश टेस्ट करने और उन्हें सेफ्टी रेटिंग्स देने के लिए पैरामीटर्स तय कर दिए हैं। जब ये प्रोग्राम लागू हो जाएगा तो वाहन निर्माता अपने वाहनों को परीक्षण के आधार पर सेफ्टी रेटिंग देंगे, जिससे वाहन खरीदारों को वाहन चुनने में आसानी होगी। ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए परीक्षण एजेंसी का काम करेगी। पुणे और चाकन में पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक से लैस लैब्स होंगी। 800 से ज्यादा प्री एनकैप क्रैश परीक्षण किए गए हैं। ये एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परीक्षणों को करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। लेकिन भारत एनकैप के सामने और कौन कौन सी चुनौतियां हैं और क्या वाकई में ये इतना स्मूथली इंप्लीमेंट हो पाएगा, भारत में इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट अरुण मल्होत्रा जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
कितना स्मूथ होगा सर इसका इम्प्लीमेंटेशन? आपको लग रहा है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन ही बाकी है, या अभी काम कुछ बचे हुए हैं जो आपको लग रहे हैं जहां ध्यान देने की आवश्यकता है? नहीं, अभी काम तो शुरुआत हुई है। ये ड्राफ्ट बिल 6 साल पहले लाया गया था, तो उस लिहाज से काफी काम हो गया है और कई गाड़ियों को विदेशी जो एनकैप है वो टेस्ट कर रही थी। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि जो टेस्टिंग, जो नॉर्म्स, जो कंडीशंस हैं, जो उसके लिए मशीनरी इक्विपमेंट है वो काफी इक्विप कर दी गई है। उस लिहाज से मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, तो ट्रांजिशन काफी स्मूथ होगा। सर ये कितना रिवोल्यूशनरी होगा? क्योंकि तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं ग्लोबल एनकैप पे, उसको लेकर रिजर्वेशन भी रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री में के भीतर भी रहे हैं, सरकारों के भीतर भी रहे हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट होगा भारत की अपनी ऑटो इंडस्ट्री के लिए? भारत ऑटो इंडस्ट्री क्योंकि अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे आ गई है, चाहे एमिशन में बोलो और सेफ्टी में। पिछले कुछ सालों में हम BS2 से BS6 में जा चुके हैं, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक एमिशन नॉर्म्स आ चुके हैं। उस लिहाज से भारत को एक कंट्री जो कि डेवलप्ड है ऑटो कार में, न केवल व्हीकल्स में बल्कि कंपोनेंट्स में, ये बहुत जरूरी होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सेफ्टी की जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो जो सुरक्षा के नियम ऑलरेडी हमारे यहाँ किए गए हैं, जो सुरक्षा की चीजें की गई, जैसे सीट बेल्ट है, अभी तक हम कह रहे हैं रियर सीट बेल्ट है, लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, ना इसका में चेतना है, ना जागरूकता है ज्यादा, और ना ही इसका पालन है। साथ में कई फीचर्स ऐड किए गए हैं, स्पीड रिवर्स कैमरा किया गया है जिससे रिवर्स पता लगे गाड़ी हो रही है। तो जो हमने नियम सेफ्टी के लिए किए हैं उनका पालन भी करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो चेतना और जागरूकता का भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो नए नए नॉर्म्स लाते रहेंगे सेफ्टी के, लेकिन ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट नहीं पहनना और कई तरह से मतलब और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो सेफ्टी में हम ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो हार्डवेयर जरूरी है, पर साथ साथ सॉफ्टवेयर भी उतना ही जरूरी है। जो लोगों में जो एक परिवर्तन लाना है, जो हमारे समाज में, चाहे सरकार में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे मैन्युफैक्चरर्स में, ये भी उतना ही आवश्यक है, तभी उसका हमें असली लाभ हो पाएगा। एब्सोल्युटली। अब ग्लोबल एनकैप ने तो बाकायदा वो हैशटैग सेफर कार्स फॉर इंडिया भी चलाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि वे भारतीय कारें जो हैं वो इतनी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। हमने कई बार उसमें हमारी कंपनीज को कई बार उस पर उन्होंने अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी। ये अभी ये पूरी तरह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये पूरी तरह से वॉलंटरी रखा गया है। क्या आपको लगता है सर कि ये वॉलंटरी ही रहना चाहिए? बहुत सारे जानकारों का ये भी कहना है कि भाई हर कार के लिए आप मैंडेटरी कर दीजिए, ताकि कंज्यूमर को ये पता चल पाए कि वो क्रैश टेस्टिंग में वो गाड़ी कितने रेटिंग पाए हुए है। तो आपको क्या लगता है, ये वॉलंटरी रहना चाहिए या इसको कंपलसरी कर दिया जाए, मैंडेटरी? मेरे ख्याल से शुरुआत वॉलंटरी है, पर ये जो पब्लिक प्रेशर पड़ेगा, अगर कोई गाड़ी इसको अपनी गाड़ियां वॉलंटरी नहीं देती है तो उनपे एक बुरा असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक तरह से वॉलंटरी तो है, पर एक तरह से कंपलसरी अपने आप हो जाएगा सामाजिक प्रेशर के अनुसार। तो वॉलंटरी से शुरू करके कंपलसरी तक जाएगा, क्योंकि जब शुरुआत कर दी है तो हर गाड़ी होनी चाहिए सड़क पर। इतनी हजारों गाड़ियां नहीं है हमारे पास, मॉडल्स 100-200 होंगे, तो ये बिल्कुल संभव है कि करना। अब सर इसके बाद एक परिस्थिति ये उत्पन्न होगी कि जब ऑटो मेकर्स पर एक दबाव आएगा सेफ्टी को लेकर मेजर्स उठाने का, तो बार बार ये दलील दी जाती है, और बड़े बड़े ऑटो मेकर्स जो हैं दलील देते हैं कि साहब भारत तो अभी उभरता हुआ मार्केट है, ये बड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, अगर आपने सेफ्टी की बहुत ज़्यादा बातें करी तो गाड़ी का रेट महंगा हो जाएगा, ख़ास वर्ग जो अफोर्डेबल जो क्लास है वो कहीं छूट ना जाए। तो इस तरह की बातें भी होंगी। तो आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति में इन बातों का कोई ग्राउंड बनता है, या अब सेफ्टी फर्स्ट ही ध्यान देना चाहिए? नहीं, सेफ्टी फर्स्ट हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सेफ्टी के हमने जो इक्विपमेंट गाड़ियों में दिया है, नियम दिए हैं, अगर उनका पालन नहीं होगा तो हम हाई लेवल सेफ्टी की बात करते हैं, उसका लाभ नहीं होगा। तो उस लिहाज से ये बहुत जरूरी है। प्राइसेस जरूर बढ़ेगी, अभी से बढ़ चुकी है, एमिशन नॉर्म्स में गाड़ी प्राइसेस बढ़ी हैं, कई सेफ्टी फीचर्स हैं, तो इतनी प्राइसेस तो जो बढ़ चुकी है वो बढ़ चुकी है, और उससे नीचे जो तबके की गाड़ी थी, नीचे प्राइस की, उन पर असर तो पड़ा है मार्केट में। लेकिन ये रुझान और ये जो गति चल पड़ी है सेफ्टी की और सुरक्षा कवच की, इसको रोका नहीं जा सकता, और इसमें कीमत की दलील ज्यादा नहीं दी जा सकती। लेकिन मैं उस बात से जरूर मानता हूं कि नए नए नियम लाने से पहले जो पुराने नियम है उन पे सक्षम तरीके से काम होना चाहिए, कि
उनको के लागू सख्ती से किया जाना चाहिए। एक बड़ी बहस है सर इंडस्ट्री और सरकार के बीच में, एक टकराव की स्थिति हम देखते हैं। सरकार कहती है कार को सेफर बनाए ऑटोमेकर, और ऑटोमेकर्स कहते हैं ठीक है साहब हम बना लेंगे, हम अपने हिसाब से कर लेंगे उसको, लेकिन आप सड़कों को तो सेफ बनाइए। तो इसका समाधान क्या है ये इस टकराव का? इसका समाधान एक ही है, दोनों को अपना फर्ज निभाना है। सरकार को सड़कों को सेफ बनाना है, जो नियम सेफ्टी के लिहाज से जो किए हैं उनको लागू करना है, उन पर लगाना है कि वो प्रॉपरली लागू होते हैं। तो सरकार को अपना काम करना है और इंडस्ट्री को अपना काम करना है। पहले आपकी दलील नहीं दी जा सकती। तो सरकार को भी काफी चीजें कर रही है जो नहीं कर पा रही है। जैसे रियर सीट बेल्ट लीजिए, आजकल सब गाड़ियों में कंपलसरी हो गई है। कंप्लायंस शायद देश में 1% भी नहीं है। तो क्या फायदा हुआ अगर आप एयरबैग्स पीछे की गाड़ियों में लगाओगे, एयरबैग्स लगाओगे 6 एयरबैग्स, और साथ में अगर रियर सीट बेल्ट नहीं बांधोगे, तो सरकार को अपना काम करना है। पर इस वजह से इंडस्ट्री ये नहीं कह सकती हम नहीं करेंगे, पहले आप कीजिए। ये साथ साथ चलनी है, धारा साथ साथ चलेगी। लेकिन इस एब्सोल्युटली, और इस बीच अच्छी बात यह है कि प्राइस भले ही बढ़ रहे हों लेकिन सेल भी बढ़ रही है, यानी कि ग्राहक तैयार है। भारत का ग्राहक ज़्यादा सुरक्षा आश्वासनों के साथ कार खरीदना चाहता है, ज़्यादा सुरक्षा आश्वासनों के साथ वो सड़क पर दौड़ाना चाहता है। इसलिए जिम्मेदारी अब दोनों की बढ़ गई है, चाहे इंडस्ट्री है चाहे सरकार है। ग्राहक का काम ये था, अगर ग्राहक कहता कि नहीं साहब मैं नहीं खरीदूंगा महंगी गाड़ी, मेरे को पहले कार दो, सेफ है या नहीं मैं बाद में सोचूंगा, तब हम ये कह सकते थे कि अभी पाला जो है सरकार और इंडस्ट्री के हाथ में है, गेंद जो है वो सरकार और इंडस्ट्री के हाथ में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ग्राहक ने कह दिया है कि आप महंगी बनाओ कोई बात नहीं, हम लेंगे, सड़क अच्छी बनाओ, सेफ्टी रखो, पैसा हम देने को तैयार है। ये माइंडसेट है ग्राहक का, और इसने दोनों की जिम्मेदारी बढ़ा दी। और इस ऐसे में भारत एनकैप का आना कितना बड़ा डिफरेंस पैदा करेगा ये हम सबके सामने होगा। उसका विश्लेषण हम समय समय पर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अरुण मल्होत्रा सर, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। थोड़ा बाकी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। टॉप न्यूज में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर बीजेपी हिंदू गौरव दिवस मना रही है। बीजेपी ने अलीगढ़ में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत कई मंत्री शामिल हुए। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि कल्याण सिंह का लक्ष्य राम मंदिर था। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का काम अटका दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बाइक चलाकर लद्दाख के खारदुंगला पहुंचे। यहां स्थानीय लोगों से मुलाकात की उन्होंने उनके साथ तस्वीरें खिंचाई। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर लद्दाख गए थे, लेकिन 18 अगस्त को उनका दौरा 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। रविवार को राहुल ने लद्दाख से पेंगोंग त्सो लेक तक बाइक राइडिंग की। रविवार को पेंगोंग लेक के किनारे राहुल ने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा चुनाव के लिए 119 में से 115 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सीएम राव खुद गजवेल और कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। केसीआर के मुताबिक केवल 7 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार बदले गए हैं। बीआरएस प्रमुख ने यह भी कहा कि पार्टी 16 अक्टूबर को वारंगल में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। राव ने दावा किया कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में कुल 119 में से 95 से 105 सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 2014 के पहले देश में घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में गरीबों का हक उन तक पहुंचाने के लिए पहले ही लूटमारी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब उनके हक के पूरे पैसे सीधे उनके खातों में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में रोजगार के नए अवसर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पिछले 9 साल में भारतीयों की औसत आय 4 लाख रुपए से बढ़कर 13 लाख रुपए जा चुकी है। मणिपुर हिंसा के मामले में बनी जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में आज 3 रिपोर्ट्स पेश की। इनमें से एक रिपोर्ट में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा योजना को अपग्रेड करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार कर शुक्रवार को आदेश जारी करेगा। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की राहत और पुनर्वास और उन्हें मुआवजे की निगरानी के लिए हाईकोर्ट की 3 पूर्व महिला जजों की एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक और झटका दिया है। कोर्ट ने नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है। शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद नगरपालिका की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और कलकत्ता हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि वो इस भ्रष्टाचार में वही लोग शामिल हैं जो शिक्षकों की भर्ती में शामिल हैं। सीबीआई इस मामले को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट सरकारी अफसरों की कोर्ट में पेशी को लेकर गाइडलाइंस दे सकता है। 16 अगस्त को केंद्र सरकार ने सुझाव दिया था कि असाधारण मामलों में ही किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कोर्ट बुलाया जाना चाहिए। आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस बात पर भी विचार करेंगे कि कोर्ट में पेश होने के दौरान किसी अधिकारी की ड्रेस कैसी होनी चाहिए। कोर्ट ने यह कमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा। असम में एक से अधिक विवाह करने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कानून लाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले में लोगों से सुझाव मांगे हैं। सीएम शर्मा ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि लोगों से अनुरोध है कि वो असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्तावित कानून पर हमें अपना सुझाव दें। भारतीय हर रोज 3.25 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिता रहे हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। हम भारतीय 44 मिनट ओटीटी, 46 मिनट ऑनलाइन गेमिंग पर रोजाना खर्च कर रहे हैं। कुल मिलाकर जागृत अवस्था में 16 घंटे में से 4.5 घंटे से ज्यादा हम डिजिटल कंटेंट को कुर्बान कर रहे हैं। गनीमत यह है कि ज्यादातर बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पेड हैं। अगर ये भी सोशल मीडिया की तरफ फ्री होते तो जाने क्या स्थिति होती। IIM अहमदाबाद की ये रिसर्च चौंकाने वाली है। आंखों की नींद भले ही ओझल हो जाए, लेकिन मोबाइल आंखों के सामने से ओझल नहीं होनी चाहिए। जाहिर है मोबाइल की स्क्रीन में इतने डिजिटल कंटेंट हैं कि लोग इसी में लीन हैं और दिन भर में 5 घंटे इस पर जाया कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल कंटेंट का बढ़ता दायरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। खासकर डिजिटल कंटेंट के इस्तेमाल को लेकर IIM अहमदाबाद की एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है जो बेहद अलार्मिंग है। स्टडी के मुताबिक एक औसत यूजर्स ने सोशल मीडिया पर करीब 194 मिनट यानी 3.25 घंटे से अधिक का समय दिया। वहीं OTT पर यह आंकड़ा 44 मिनट और ऑनलाइन गेमिंग पर 46 मिनट का रहा, यानी 4.5 घंटे से अधिक समय सिर्फ डिजिटल कंटेंट पर खर्च कर रहे हैं। इन यूजर्स में करीब 80% लोग ग्रेजुएट हैं और 42% की एज ग्रुप 25 से 35 साल के बीच है। स्टडी के मुताबिक एक तरफ जहां महिलाओं ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल किया, वहीं पुरुषों के बीच गेमिंग का ज्यादा उपयोग देखने को मिला। IIM अहमदाबाद की ये रिपोर्ट डिजिटल कंटेंट पर है, लेकिन एक दूसरे रिसर्च के मुताबिक भारतीयों की स्क्रीन टाइम करीब 7.5 घंटे हो गया है। सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताने की एक वजह इसका फ्री होना भी है, जबकि OTT के ज्यादातर बड़े प्लेटफॉर्म पेड हैं। अगर ये भी फ्री होते तो स्क्रीन टाइम का आंकड़ा और भयावह होता। लेकिन अभी भी जागृत अवस्था के 16 घंटे में से 5 से 7 घंटे मोबाइल और डिजिटल कंटेंट पर खर्च होना चिंता की बात है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत यूजर ऑनलाइन गेमिंग पर हर महीने जहां 100 रुपए के आसपास खर्च करता है, तो वहीं OTT के लिए खर्च का ये आंकड़ा 200 से 400 रुपए है। इस स्टडी के मुताबिक सरकार के ऑनलाइन गेम पर 18% के GST को बढ़ाकर 28% करने के फैसले से इस कारोबार में 71% की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो कारोबार के लिहाज से सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए स्टडी के आंकड़े उत्साहवर्धक हो सकते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें तो लोगों के प्रोडक्टिव टाइम का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल कंटेंट की भेंट चढ़ जा रहा है। इसे लेकर भी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाजार की कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार उतार चढ़ाव के साथ खुले, लेकिन बंद हुए अच्छी तेजी के साथ। सेंसेक्स करीब 270 अंक चढ़कर 65,200 के पार बंद हुआ, तो निफ्टी 80 से ज्यादा अंक चढ़कर 19,400 के करीब पहुंच गया। निफ्टी बैंक 150 अंक उछलकर 44,000 के पार क्लोज हुआ। जियो फाइनेंशियल्स के शेयरों की आज बाजार में लिस्टिंग हुई। BSE पर इसकी लिस्टिंग 265 रुपए पर हुई, जबकि NSE पर ये 262 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुई। इस शेयर का डिस्कवर्ड प्राइस 261 रुपए
85 पैसे प्रति शेयर था। पहले ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा थी। अलग होने के बाद RIL के शेयरधारकों को हर एक शेयर पर जियो फाइनेंशियल का एक शेयर मिला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की 6.1% हिस्सेदारी होगी। ये स्टॉक अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रह सकता है। कंपनी का प्लान इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट और एसेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उतरने का है। अब रुक करते हैं VIP इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर का। प्रमोटर्स VIP इंडस्ट्री में हिस्सा बेचने का प्लान कर रहे हैं। पूरी खबर डिटेल से बता रही हैं नुपुर। VIP इंडस्ट्रीज पर हमारी नजर है क्योंकि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी की यहाँ पे हो सकती है एंट्री। अभी जो बातचीत है वो जो है वो शुरुआती दौर में चल रही है। हमारे सूत्रों से हमें खबर मिलती हुई नजर आई है जहाँ पे प्रमोटर्स जो है वो अपनी 51% की जो हिस्सेदारी है वो बेच सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी की हो सकती है यहाँ पे एंट्री। बातचीत अभी शुरुआती दौर पे है। प्रमोटर्स जो है वो आगे अपने अच्छे सक्सेसर कंपनी के लिए साथ ही साथ ग्रोथ स्ट्रैटेजी के चलते जो अपना हिस्सा है वो बेचने के लिए फिलहाल बातचीत यहाँ पे करते हुए नजर। हमारे सूत्रों के हवालों से हमें ये खबर मिलती हुई दिखी है। अभी अगर आप फिलहाल में देखेंगे तो रिसेंट में जो MD पद पे भी हमने देखा बदलाव होते हुए दिखे। जो पहले MD थे उन्होंने इस्तीफा दिया था 14 अगस्त के दिन और जो मौजूदा CFO मैम थे मिस नीतू, उन्होंने अब MD का जो पदभार है वो संभाल लिया है। हमने जो मैनेजमेंट से बातचीत की और उनसे रिस्पांस लिया हमारी क्वेरी पे, तो मैनेजमेंट का कहना था कि बिल्कुल उनका इरादा जो अच्छे वैल्यूएशन पे जो है अपनी हिस्सेदारी बेचने का इरादा है। अगर मार्केट कैप कंपनी की $2 बिलियन करीबन 16,000-17,000 करोड़ के आसपास होती है तब वो बिल्कुल विचार करेंगे अभी हिस्सा बिक्री के लिए। फिलहाल ये मार्केट रूमर्स और स्पेकुलेटिव उन्होंने कहा ये बातचीत, लेकिन बिल्कुल उनका इरादा है। वैल्यूएशन टसल आपको दिखेगा क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि $2 बिलियन करीबन 16,000-17,000 करोड़ मार्केट कैप होने पर प्रमोटर अपना हिस्सा बेचने पर विचार करने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग खबर है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में जहाँ पे आपको रखनी है नज़र, हम भी इस पर नज़र रखेंगे VIP इंडस्ट्रीज पे, जहाँ पे प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच सकते हैं और प्राइवेट इक्विटी की यहाँ पे हो सकती है एंट्री। सूत्रों के हवालों से हमें ये खबर मिली है। भारत ने आयरलैंड के साथ चल रही T20 सीरीज जीत ली है। रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले को भारत ने 33 रनों से जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। आयरलैंड के साथ चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज को भारत ने जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने आयरलैंड को लगातार तीसरी बार T20 सीरीज में मात दी है। रविवार को खेले गए मैच में भारत ने आयरलैंड को 33 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 185 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 58 रनों की पारी खेली। वहीं रिंकू सिंह ने 21 गेंदों पर 38 रन ठोक दिए। 186 रनों का पीछा करने उतरी आयरलैंड की गति धीमी रही, लेकिन नियमित अंतराल पर उनके विकेट गिरते रहे। हालांकि एंड्रयू बालबर्नी ने 72 रनों की पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी आयरलैंड को हार से नहीं बचा सकी और पूरे 20 ओवर खेलकर आयरलैंड 8 विकेट पर 152 रन ही बना सकी। जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट झटके। वहीं अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट हासिल किया। रिंकू सिंह को उनकी ताबड़तोड़ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये लगातार तीसरी बार है जब भारत ने आयरलैंड को T20 सीरीज में हराया है। चीन के खिलाफ भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एक चतुर्भुज तैयार किया और इसका नाम है क्वाड। क्वाड संगठन में ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हैं। 11 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया के समंदर में चारों देशों के नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम है मालाबार 2023। हिंद प्रशांत क्षेत्र की 4 सबसे ताकतवर नौसेनाएं चीन के खिलाफ सैन्य अभ्यास कर रही हैं, ताकि चीन के खिलाफ समंदर में एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया जा सके। समंदर में और आसमान में सबसे बड़ा दुश्मन के खिलाफ तैयार है 4 दोस्तों का चक्रव्यूह। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया में हो रहे मलाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास की हैं। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र की 4 ताकतवर नौसेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा है। क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं समंदर में चीन के खिलाफ सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास कर रही हैं।
भारत समेत ये चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के इलाके को चीन के दबाव से मुक्त करना चाहते हैं। 16 अगस्त को चारों देशों के जंगी जहाज एक साथ समुद्र में निकले थे और उन्होंने साथ मिलकर समुद्र में कार्रवाई करने के कई मुश्किल और पेचीदा अभ्यास किए। मलाबार 2023 में भारतीय नौसेना ने अपने सबसे आधुनिक जंगी जहाज आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री को ऑस्ट्रेलिया भेजा है। चीन के खिलाफ भारत समुद्र में हर मोर्चे पर मजबूत रहना चाहता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भी तैनात किया है। यह पहली बार है जब आईएनएस वागीर को भारत से इतनी दूर तैनात किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में सबमरीन आईएनएस वागीर मलाबार युद्धाभ्यास में भाग लेगी और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले एक और युद्धाभ्यास में शामिल होगी। एक तरफ भारत समुद्र में अपनी क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है तो लद्दाख में भी चीन के खिलाफ रणनीति मजबूत कर रहा है। हेरोन मार्क 2 लगातार 36 घंटे तक 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके जरिए बहुत लंबी दूरी तक नजर रखी जा सकती है और 24 घंटे वीडियो बेस तक भेजे जा सकते हैं। भारत चीन से हालात सामान्य करने की कोशिश में है, लेकिन चीन इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इसीलिए भारत चीन के खिलाफ सैन्य स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में पीछे नहीं रहना चाहता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #Zindia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजें।